2019 में मोदी के खिलाफ महागठबंधन बनाने की कोशिश में लगी कांग्रेस के लिए बड़ा झटका है। सूत्रों के मुताबिक यूपी में बीएसपी और समाजवादी पार्टी के बीच कांग्रेस को गठबंधन से बाहर रखने पर सहमति बन गई है। 2019 में कांग्रेस को अलग थलग कर बीजेपी से लड़ने का यह फॉर्मूला दिल्ली में समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव और बीएसपी सुप्रीमो मायावती की मीटिंग में फाइनल हुआ। बैठक में रामगोपाल यादव भी मौजूद थे। दिल्ली में अखिलेश और मायावती की ये मीटिंग करीब 1.5 घंटे चली। सूत्रों के मुताबिक दोनों में सहमति बनी है कि कांग्रेस को साथ लेने से यूपी में नुकसान ही होगा, फायदा नहीं होगा। दोनों नेताओं के बीच गोरखपुर फूलपुर फॉर्मूले पर आगे बढ़ने पर सहमति बनी। सूत्रों के मुताबिक मायावती अखिलेश ने अजीत सिंह की आरएलडी को भी गठबंधन में लाने पर बात की। दोनों पार्टियां यूपी में बीजेपी से नाराज छोटी पार्टियों को भी गठबंधन में लाने की कोशिश करेंगी। दोनों नेताओं ने 80 सीटों के टिकट बंटवारे पर भी प्रारंभिक चर्चा की है। यह अभी तय नहीं हुआ है कि गठबंधन अमेठी और रायबरेली में उम्मीदवार उतारेगा या नहीं। तो वहीं बीएसपी और समाजवादी पार्टी में गठबंधन के आसार देखते हुए बीजेपी ने भी मिशन यूपी पर काम तेज कर दिया है। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने कल रात पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बीजेपी सांसदों की मीटिंग ली है। केंद्रीय मंत्री महेश शर्मा के निवास पर हुई इस बैठक में गृह मंत्री राजनाथ सिंह भी मौजूद थे। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने सांसदों को क्षेत्र में संपर्क बढ़ाने और कार्यकर्ताओं को साथ लेकर केंद्र और प्रदेश सरकार की उपलब्धियां बताने के लिए तेजी से काम करने के लिए कहा है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गन्ना का बकाया किसानों के लिए बड़ा मुद्दा है। बीजेपी की कैराना लोकसभा उपचुनाव की हार में गन्ना किसानों की नाराजगी भी बड़ा फैक्टर था। पीएम नरेंद्र मोदी का मिशन 2019 रफ्तार पकड़ रहा है। पीएम मोदी आज झारखंड और उड़ीसा के एक दिन के दौरे पर जा रहे हैं। इस दौरान मोदी दोनों राज्यों को करोड़ों के प्रोजेक्ट्स की सौगात देंगे और 2 रैलियों को संबोधित करेंगे। आज के दौरे को मिलाकर पीएम मोदी 3 दिन में 5 राज्यों का दौरा कर लेंगे। कल पीएम असम और मणिपुर गए थे, परसों पंजाब के गुरदासपुर में थे। पीएम आज झारखंड के पलामू में सुबह 11 बजे पहुंचेंगे, जहां वो उत्तर कोयला मंडल बांध प्रोजेक्ट और कन्हार स्टोन पाइपलाइन इरिगेशन सिस्टम के रेनोवेशन की आधारशिला रखेंगे। पीएम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बनाए गए 25,000 घरों के लाभार्थियों के सामूहिक ई गृह प्रवेश भी उनका कराएंगे। इसके बाद पीएम यहां जनसभा को संबोधित करेंगे। झारखंड के बाद पीएम दोपहर 3 बजे उड़ीसा के बारीपदा पहुंचेंगे, जहां से वो 7,332 करोड़ के प्रोजेक्ट्स का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। पीएम मोदी आपको बताएं, बारीपदा में IOCL की एलपीजी पाइपलाइन परियोजना के बालासोर हल्दिया दुर्गापुर सेक्शन और बालासोर मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क का उद्घाटन करेंगे। इसके अलावा पीएम मोदी नेशनल हाईवे के 4 लेन प्रोजेक्ट्स की नींव रखेंगे। साथ ही उड़ीसा के 6 जिलों में पासपोर्ट सेवा केंद्र का उद्घाटन करेंगे और इसके बाद पीएम मोदी टाटानगर से बादाम पहाड़ तक दूसरी पैसेंजर ट्रेन को भी हरी झंडी दिखाएंगे। पीएम मोदी बारीपदा में चुनावी रैली को भी संबोधित करेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा बहुत बड़ा तोहफा दिया जा रहा है। 47 वर्षों से जो मंडल डैम विकास की बाट जो रहा है, माननीय प्रधानमंत्री जी के हाथों मंडल डैम का शिलान्यास होगा, जिससे बिहार सहित झारखंड के 19,000 हेक्टेयर में सिंचित भूमि हो सकेगा। प्रधानमंत्री जी पिछले सितंबर 22 को उड़ीसा आए थे, पिछले दिसंबर 24 को उड़ीसा आए थे, कल भी यहाँ आएंगे, फिर 15 तारीख को भी उड़ीसा आएंगे। भारतीय जनता पार्टी की नीति में, रणनीति में उड़ीसा एक प्रमुख स्थान है। इस बार उड़ीसा में ज़्यादातर लोकसभा सीट और यहाँ की विधानसभा की बहुमत 120 मिशन हम लोगों के, उसको हासिल करना हमारी प्राथमिकता है। प्रधानमंत्री जी की जनसभा निश्चित रूप में लाभदायक होगा। तो पीएम मोदी आज जहां झारखंड और उड़ीसा जा रहे हैं, तो वहीं बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह आज से त्रिपुरा, दादरा नागर हवेली और महाराष्ट्र के लातूर के 2 दिन के दौरे पर जाएंगे। त्रिपुरा में अमित शाह आज सबसे पहले मां त्रिपुर सुंदरी मंदिर में दर्शन करने जाएंगे, जिसके बाद वो बीजेपी के पन्ना प्रमुखों के सम्मेलन को संबोधित करेंगे। त्रिपुरा बीजेपी के कोर ग्रुप और कैबिनेट मंत्रियों के साथ भी अमित शाह बैठक करने वाले हैं। इसके बाद वो कल यानी रविवार को दादर नागर हवेली जाएंगे, जहां की राजधानी सिलवासा में अमित शाह बीजेपी के कार्यालय का उद्घाटन करेंगे।
अमित शाह यहां बीजेपी के बूथ स्तर कार्यकर्ताओं के सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। इसके बाद अमित शाह कल महाराष्ट्र के लातूर एवं नांदेड़ भी जाएंगे। बैंकों का 9,000 करोड़ से ज्यादा का कर्ज लेकर लंदन भागा विजय माल्या। आर्थिक भगोड़ा है या नहीं, इस पर आज मुंबई की एक अदालत फैसला सुनाएगी। 26 दिसंबर को इस मामले में फैसले की कॉपी तैयार नहीं होने की वजह से इसकी तारीख तक आगे बढ़ा दी गई थी। मुंबई की प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट यानी PMLA कोर्ट आज ये तय करेगी कि विजय माल्या आर्थिक अपराधी है या नहीं। अगर अदालत माल्या को आर्थिक भगोड़ा घोषित करती है तो प्रवर्तन निदेशालय को माल्या की संपत्ति जब्त करने का अधिकार मिल जाएगा। ईडी ने माल्या को पहले ही भगोड़ा घोषित कर रखा है। विजय माल्या इस वक्त लंदन में है और फिलहाल जमानत पर है। लंदन की वेस्टमिंस्टर कोर्ट ने हाल ही में माल्या के प्रत्यर्पण की मंजूरी दी थी। तो राहुल गांधी के संसदीय क्षेत्र अमेठी में जाकर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने राहुल पर अमेठी की अनदेखी का आरोप लगाया। साथ में यह भी कह दिया कि उनके लिए पीएम पद की जिम्मेदारी मुंगेरी लाल का सपना है। केंद्रीय कपड़ा मंत्री स्मृति ईरानी ने कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी पर अपने संसदीय क्षेत्र में विकास नहीं करने का आरोप लगाया। उत्तर प्रदेश के अमेठी दौरे पर पहुंची स्मृति ईरानी ने कहा कि अमेठी की जनता कांग्रेस की असलियत समझ चुकी है। पूरे देश की जनता देख रही है, पहली बार एक अस्पताल में CT स्कैन का उपलब्ध होना ये बताता है कि राहुल गांधी अपने लोकसभा क्षेत्र में विकास करने में कितने विफल हैं। स्मृति ईरानी ने सवाल उठाया कि मध्य प्रदेश में यूपी बिहार के प्रवासियों पर मुख्यमंत्री कमलनाथ के बयान को लेकर राहुल गांधी खामोश क्यों हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री पद को लेकर राहुल गांधी की उम्मीदवारी को मुंगेरी लाल का सपना बताया। राहुल गांधी को महागठबंधन में इस प्रकार का आशीर्वाद ना मायावती से प्राप्त हुआ है, ना अखिलेश से प्राप्त हुआ है, ना ममता से प्राप्त हुआ है। तो अगर खुद खाप देखना चाहें तो मुंगेरी लाल के सपने देखने में किसने मना किया है। राहुल गांधी भी अमेठी के 2 दिन के दौरे पर जाने वाले थे, लेकिन स्मृति ईरानी के पहुंचने के बाद उन्होंने अपना अमेठी दौरा रद्द कर दिया। तो राम मंदिर पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई फिर टलने पर आरएसएस और वीएचपी ने फिर से कहा कि अध्यादेश ही आखिरी विकल्प है। वहीं सरकार ने भी साफ कर दिया कि वो संवैधानिक दायरे में ही राम मंदिर की अड़चनें दूर करेगी। राम जन्मभूमि विवाद पर सुप्रीम कोर्ट में अब 10 जनवरी को सुनवाई होगी। सुनवाई 3 जजों की बेंच करेगी। नई बेंच में कौन कौन जज होंगे ये 10 जनवरी से पहले तय हो जाएगा, लेकिन सुनवाई रोज होगी इसके आसार कम है, क्योंकि शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें केस की नियमित सुनवाई करने की मांग की गई थी। सुनवाई टलने के बाद वीएचपी ने कहा कि वो 10 जनवरी का भी इंतजार कर देख लेंगे, वरना 31 जनवरी को प्रयागराज कुंभ के दौरान होने वाली धर्म संसद में आगे की रणनीति तैयार की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टलने पर कई बीजेपी सांसदों ने भी गुस्सा दिखाया। वहीं अध्यादेश की मांग पर सरकार ने फिर कहा कि पीएम बोल चुके हैं, जब तक मामला अदालत में है तब तक अध्यादेश नहीं लाया जाएगा। 100 करोड़ हिंदू आहत है, निराश है, दुखित। अब हम दर की ठोकरें खा रहे हैं मंदिर बनाने के लिए। इससे बड़ा दुर्दिन और क्या होगा भारत के। हम सरकार से ये प्रार्थना दोहराएंगे कि वो संसद में कानून लाए और उस कानून के द्वारा राम जन्मभूमि के मंदिर का मार्ग प्रशस्त करें। एक भव्य राम मंदिर बनने के रास्ते में जो भी अड़चनें आएंगी उनको उचित ठीक करने का लिए जो भी सरकार के प्रयास होंगे संवैधानिक दायरे में सरकार उनको मजबूती से पूरी शिद्दत से पूरा करेगी। कश्मीर पर सियासी चालबाजियों के बीच पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर सीमा पर एक बार फिर सीजफायर का उल्लंघन किया। पुंछ के कृष्णा घाटी सेक्टर और मनकोट सेक्टर में पाकिस्तान की ओर से कल देर रात तक भारी गोलीबारी जारी रही। सेना ने भी पाकिस्तानी फायरिंग का मुंह तोड़ जवाब दिया। पाकिस्तान की ओर से कल रात को 10 बजे करीब गोलीबारी तेज कर दी गई। सीमा से सटे गांवों पर भी मोर्टार दागे गए। हालांकि किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। देश में आतंकी धमाकों की साजिश रचने वाले आईएसआईएस मॉड्यूल पर एनआईए जल्द ही बड़े खुलासे कर सकती है। आईएसआईएस मॉड्यूल से संपर्क रखने वाले संदिग्ध नईम को 10 दिन की एनआईए कस्टडी में भेज दिया गया है।
बाद यूपी के मेरठ से गिरफ्तार किए गए नईम को दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया गया। इसके बाद कोर्ट ने ये फैसला सुनाया। नईम पर आरोप है कि वो ISIS से प्रभावित संदिग्ध आतंकी ग्रुप को हथियारों की सप्लाई करता था। NIA ने 26 दिसंबर को अमरोहा के एक मुफ्ती समेत 10 संदिग्धों को गिरफ्तार किया था। इन लोगों पर आरोप है कि वो दिल्ली समेत उत्तर भारत में कई जगहों पर आत्मघाती हमले और सीरियल ब्लास्ट की योजना बना रहे थे। जो भी आर्म सप्लाई किए थे वो मोहम्मद नईम के थ्रू आर्म सप्लाई होते थे और ये मेरठ का रहने वाला है और इसके पॉइंटिंग इसको इसीलिए इसकी 10 दिन की पुलिस कस्टडी मांगी है कि इसके फर्दर डिस्क्लोजर पे कुछ पॉइंटिंग आउट मेमोज करा के और जहाँ जहाँ इनका नेटवर्क है उस सारे नेटवर्क को अनवील करना है। वहीं दिल्ली के रोहिणी इलाके में कल एक रेस्टोरेंट मालिक की उसी की दुकान के बाहर गोली मारकर हत्या कर दी गई। ये वारदात रोहिणी के सेक्टर 17 में कल शाम लगभग 5 से 6 बजे के बीच की है। अनिल नाम का लड़का अपने 3 दोस्तों के साथ कार में बैठा हुआ था। कार पार्किंग में खड़ी हुई थी, तभी एक बोलेनो कार से वहां पर 4 लोग आते हैं। उनमें से एक ने अनिल को नजदीक से गोली मारी। इसके बाद चारों लोग फरार हो गए। अनिल को पास के अस्पताल ले जाया गया, लेकिन वहां पहुंचने से पहले ही उसकी मौत हो गई। ये लोग रेस्टोरेंट से खाना खा के जब ये नीचे पार्किंग में बैठे थे तब एक गाड़ी जो सफ़ेद रंग की बलेनो गाड़ी में से एक आदमी जब उतरता है और ये जो 4 लड़के बैठे हैं गाड़ी में उसमें एक अनिल मान के लड़के को जो 28 साल का है उसको गोली मारकर वो लोग गए। वो जब वहीं मौके पे डेथ है और उसको जब हॉस्पिटल लेके जाते हैं तो वहाँ से ये इत्तला आई है। तफ्तीश जारी है और मर्डर का केस दर्ज कर लिया गया है। खबर भोपाल से है, जहां जरा सी बात पर बाजार में 4 लड़कियों के बीच झगड़ा हो गया। झगड़ा भी ऐसा वैसा नहीं था, बल्कि ठीक वैसा जैसे आदमियों के बीच होता है। फर्क बस ये था कि इस झगड़े में भद्दी गालियां नहीं थी, लेकिन लड़कियों ने हाथ पैर खूब चलाए। एक दूसरे को धक्का देने और बाल नोचने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। ये झगड़ा पुराने भोपाल के चौक बाजार में हुआ। दरअसल तंग बाजार में पैदल चलते हुए एक लड़की का 2 व्हीलर दूसरे से टच हो गया था। इसी पर बहस शुरू हुई, जो मारपीट में बदल गई। लोग समझाते रहे, लेकिन कोई भी लड़की रुकने को तैयार नहीं थी। 15 मिनट बाद पुलिस पहुंची और मामला शांत कराया। और अब खबर मौसम से जुड़ी हुई। दिल्ली समेत पूरे उत्तर भारत में अगले 48 घंटे में ठंड बढ़ने का अनुमान है। जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में आज भी भारी बर्फबारी का अनुमान जताया जा रहा है। इससे देश के मैदानी इलाकों में ठंड के चलते हवा ज्यादा चलने लगेंगी ठंडी। और जम्मू कश्मीर के हंदवाड़ा, कुपवाड़ा, कुलगाम, गांदरबल में लगातार बर्फबारी से तापमान अभी भी माइनस में से कई डिग्री नीचे है। बर्फबारी का असर जनजीवन पर पड़ने लगा है। कई बड़े रास्ते जाम हैं, उन पर से बर्फ हटाई जा रही है। लेकिन श्रीनगर और गुलमर्ग में बड़ी तादाद में पहुंचे सैलानी बर्फ के मजे ले रहे हैं। वहीं हिमाचल के लाहौल स्पीति में भी तापमान कल ही -21 डिग्री पर पहुंच चुका था। उत्तराखंड के भी कई हिस्सों में बर्फबारी हो रही है। वैसे तो एंड्रॉइड फोन का जमाना है। शताब्दी जैसी ट्रेन्स में हर सीट के साथ मोबाइल चार्जर पॉइंट होता है, तो लोग भी गपशप की बजाय मोबाइल में ही बिजी रहते हैं। फिर भी रेलवे ने बुक लाइब्रेरी वाला एक अलग से डिपार्टमेंट बना दिया है। आपको बताएं कि मुंबई से अहमदाबाद चलने वाली शताब्दी एक्सप्रेस रेलवे ने लाइब्रेरी की शुरुआत की है। इस लाइब्रेरी में हर वक्त 30 से 40 तरह की किताबें मिलेंगी। शताब्दी में सफर के दौरान कोई भी यात्री लाइब्रेरी से इन किताबों को पढ़ने के लिए फ्री में हायर कर सकता है। इसके लिए उसे रजिस्टर में सिर्फ एंट्री करनी पड़ेगी और सफर खत्म होने तक, यानी कि सफर खत्म होने के बाद ट्रेन छोड़ने से पहले ये किताब ट्रेन के स्टाफ को लौटानी होगी। रेलवे के मुताबिक यात्रियों का रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो बहुत जल्द ये लाइब्रेरी दूसरी ट्रेन में भी शुरू की जाएगी। करके बैठे रहते हैं, नहीं तो मोबाइल से टाइम पास करते हैं। जब भी बुक मिले तो नई नई बुक देखने को मिलेगा, टाइम पास भी हो जाएगा उसमें उनसे, और नए कुछ देखने को भी मिलेगा, जानने मिलेगा। जर्नी में हम लोग अगर मोबाइल में कुछ देखते हैं अगर कुछ टाइम पास के लिए, तो वो भी उतना कंफर्टेबल होता नहीं है। लाइब्रेरी जो इन्होंने शुरू की है वो एक बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है, लेकिन मेरा सुझाव ये है इसमें कि इसमें
गुजराती, इंग्लिश प्लस मराठी भी कुछ मैगजीन्स होनी चाहिए।